जो सबसे पहली टेक्निक है, ओके, व्हाट वी कॉल वन स्ट्रेटजी ऑफ सरियलिज्म, सरियलिस्ट यूज। सर जी सर वो कल जो आपने पढ़ाया था सर रियलिज्म, जी जी तो सर उसमें ये अगर ये हम चेक करें कि मतलब वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद मतलब ये स्टार्ट हुआ है, जी जी तो सर उनका उनका ये कहना था कि लोग मतलब इतने अरसे से भी अगर सीख नहीं सके वो मारते हैं एक दूसरे को या जो भी है, मतलब वैशी हैं जिस तरह भी। लेकिन सर इनका बेसिक कहने का मकसद क्या है कि इंसान को कैसे हो जाना चाहिए, मतलब इंसान को अपने आप को किस तरह का बना लेना चाहिए। नहीं, जो थे ना डाडाइस्ट, वो तो एक उनकी जो फिलॉसफी थी वो एक तरह से मैंने आपको बताया कि वो एक नाहिलिस्टिक टाइप फिलॉसफी थी कि ठीक है दुनिया में तबाही है तो फिर ऐसे ही कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो वो ये समझते थे कि इंसान के बेसिकली जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो उसके कॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके अनकॉन्शियस माइंड को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्योंकि असल जो उसकी जड़ है ना, उसकी किसी भी तरह का ईवल जो उससे इरप्ट करता है या गुड इवन इरप्ट करता है, जो भी जो उसकी जड़ है वो अनकॉन्शियस माइंड में पाई जाती है। तो वो कहते थे कि इससे पहले कोई ऐसी स्ट्रगल ही नहीं हुई कि जिससे इंसान का अनकॉन्शियस माइंड जानने की कोशिश की जाए। तो हम तो इंसान के अनकॉन्शियस माइंड को जानेंगे ताकि हमें पता चले कि असल में वो है क्या। लेकिन आप कह सकते हो कि जो सरियलिस्ट हैं वो किसी भी तरह से वो नहीं थे, पेसिमिस्ट टाइप नहीं थे। ओके, वो बेसिकली क्या थे, एक थे ऑप्टिमिस्ट थे। वो चाहते थे कि मसाइल का हल हो और इंसान बेहतरी की तरफ क्या करे चाहे। तो वो बेसिकली इंसान के जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको वो जानने की कोशिश कर रहे थे, ताकि उन्हें और लगता था कि इस अनकॉन्शियस माइंड को जान के आप इंसान के मसाइल को बेहतर जान सकते हैं और उसको हल भी कर सकते हैं। और उसके अंदर जो जो छुपा हुआ जो इंसान है ना, ठीक है, वो उस तक आप पहुंच सकते हैं एक तरह से, अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो दिस वाज देयर मेन व्हाट वी कॉल पर्पस, कि अगर आप अनकॉन्शियस माइंड को नहीं जानेंगे तो अल्टीमेटली आपको इंसान का, क्योंकि इससे पहले जितनी भी स्ट्रगल हुई है वो इंसान के कॉन्शियस बिहेवियर को बेहतर बनाने की स्ट्रगल हुई है। अनकॉन्शियस में वो क्या करता है, किसी के से कोई कंसर्न नहीं। आप अपने घर के बंद दरवाजे में ख्वाबों में क्या सोचते हैं, वो किसी को उससे कोई कंसर्न नहीं था। ओके, आपको बाहर कैमरा लगा हुआ है और आपने अपने आप को बेहतर जहन रखना है। आपके अंदर क्या डिजायर पनप रही है या क्या डिजायर्स मौजूद हैं, उसका किसी के साथ कोई किसी को उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि उनको जानेंगे तो अल्टीमेटली आप ह्यूमन बीइंग को बेटर जान सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वन स्ट्रेटजी द surrealists यूज टू explicit imagery from the unconscious is called exquisite कॉप्स। ओके, ये उनकी एक टेक्निक थी। अब एक्सक्विजिट कॉप जो है, वो कॉप वही जो डेड बॉडी के लिए आप यूज करते हैं, तो एक्सक्विजिट कॉप्स। ओके, सो इन दिस कोलेबोरेटिव आर्ट फॉर्म उसमें क्या किया जाता था कि एक पीस ऑफ पेपर लिया जाता था एंड इट वाज फोल्डेड इन फोर, and four different artists contributed to the representation of a figure without seeing the other artist's contribution। इनके एक चीज सामने रख ली जाती थी या कहा जाता था कि इस बारे में क्या करनी है, एक तरह से पेंटिंग करनी है या बनाना है, और एक पेज के फोर पार्ट्स हैं। और उस या एक आप कह सकते हो कि जो पेपर है उसके फोर पार्ट्स हैं। अब फोर पार्ट्स फोर आर्टिस्ट के पास है, एक आर्टिस्ट दूसरे को नहीं देख रहा कि वो क्या बना रहा है। तो वो जो इमेज हर कोई अपने हिसाब से वो बनाता था, उसको आखिर पे क्या कर दिया था, जोड़ दिया जाता था और कहा जाता था कि दिस इज व्हाट वी कॉल। सो जिस तरह से ड्रीम्स में भी तो ऐसे होता है ना, डिफरेंट चीजें इधर उधर से जुड़ रही होती हैं, तो एक पर्टिकुलर को फॉर्म उसकी नहीं बन रही होती उस चीज की। ओके, सो यू कैन से फोर डिफरेंट आर्टिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिगर विदाउट सीइंग व्हाट द अदर आर्टिस्ट इज डूइंग और व्हाट द अदर आर्टिस्ट इज कंट्रीब्यूटिंग। और अब एक जो है वो हेड को ड्रॉ करता था और दूसरा जो है वो आप कह सकते हो कि वो पेपर को फोल्ड करके करता था और वो फिर पेपर को फोल्ड करके नेक्स्ट की तरफ पास कर देता था
और वो नेक्स्ट जो है उसका टोर्सो, जो ये वाला हिस्सा है, उसको वो ड्रॉ करता था, और थर्ड जो है वो लेग्स को ड्रॉ करता था, और फोर्थ जो है वो फीट को ड्रॉ करता था। ओके, और अब यहाँ पे, और लेकिन वो पीस ऑफ पेपर जो पहले वाला हिस्सा बना हुआ है वो फोल्ड ही होता था, वो नहीं देख सकता था कि लेग्स किस तरह से ड्रॉ हुई हैं और मैंने फीट उसके हिसाब से सिमेट्री के साथ ड्रॉ करने, ऐसा नहीं होता था। सो द आर्टिस्ट देन अनफोल्डेड द पेपर टू स्टडी एंड इंटरप्रेट द कंबाइंड फिगर। ये कंबाइंड फिगर क्या बना है वो आखिर पे उसको क्या करते थे, इंटरप्रेट करने की या देखने की कोशिश करते थे। वो ये समझते थे कि शायद ये भी एक इसी तरह से है कि व्हेन यू डू नॉट नो कि इससे पहले क्या हुआ है और आप उसको उसके साथ रिलेट करते हो, तो इस तरह की आमतौर पे जो पेंटिंग्स हैं वो भी बनाई जाती थी। इसी तरह से एक जर्मन सरियलिस्ट था जिसका नाम था मैक्स अर्नेस्ट, तो उसने एक और टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई, जो चांस और एक्सीडेंट को यूज करके, चांस और एक्सीडेंट को यूज करके उसने एक और टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको कहते थे फ्रॉटेज। ओके, फ्रॉटेज, FROTTAGE, फ्रॉटेज। ओके, और ये फ्रॉटेज जो है वो फ्रेंच वर्ड जो है वो उसके लिए यूज होता था, तो उसके लिए रबिंग के लिए, ठीक है, रबिंग के लिए। अब यहाँ पे क्या होता था कि बाय प्लेसिंग पीसेस ऑफ रफ वुड और मेटल अंडरनीथ अ कैनवस, ओके, तो देन पेंटिंग एंड पेंसिलिंग ओवर द टॉप। ओके, तो जो आर्टिस्ट था वो ट्रांसफर करता था, ओके, द फिक्सचर ऑफ अंडरलाइंग सर्फेसेस ऑन टू द फिनिश्ड वर्क। ओके, कि आमतौर पे तो जो पेंटिंग होती है वो एक स्मूथ कैनवस के ऊपर होती है, लेकिन वो एक रफ, आप कह सकते हो कि सतह होती थी, और उसके ऊपर पेंसिल को ऐसे ही वो चलाता जाता था अल्टीमेटली, तो जो उसमें से फॉर्म बन गई, ओके, वही वो समझते थे कि दैट इज अ पेंटिंग। सो अर्नेस्ट इनकॉर्पोरेटेड चांस एंड टेक्सचर थ्रू फ्रॉटेज। ओके, और समटाइम्स वो जैसे कि ये होता था कि वो दे आर नॉट लुकिंग एट व्हाट दे आर मेकिंग। ओके, सो वो चांस और एक्सीडेंट उसमें क्या हो जाता था, इंट्रोड्यूस वो करवाते थे। ये दूसरी उनके पहली जो टेक्निक हमने कहा एक्सक्लूसिव कॉप्स की, जहाँ पे 4 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और एक एक हिस्सा बना रहा है, फिर फोल्ड करके वो दूसरे को और तीसरे तक वो क्या कर रहा है, पहुंच रहा है। और उससे पहले भी एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी कल के, वो जो इनके डिफरेंट पेज को इनके एक डिफरेंट टुकड़े जो वो न्यूज़पेपर के लिए और उनको जो है ना वो डिफरेंट तरह से ज्वाइन कर दिया, तो वो भी क्या हो जाता था, एक तरह से पोम क्रिएट हो जाती थी। तो दूसरा फ्रॉटेज का हो गया, और तीसरा जो तरीका है वो ऑटोमेटिज्म का, उसे कहते थे ऑटोमेटिज्म। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है, सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता था। ओके, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड बाय द सरियलिस्ट टू इलिसिट द अनकॉन्शियस इज ऑटोमेटिज्म। अब ये पेंटिंग में ऑटोमेटिज्म भी क्या होती थी, यूज होती थी, और ओवरऑल जो है पोम राइटिंग में भी ऑटोमेटिज्म यूज होती थी। ओके, अब पेंटिंग में कैसे कि ऑटोमेटिज्म कंसिस्ट ऑफ अलोइंग द हैंड टू वॉन्डर अक्रॉस द कैनवस सरफेस विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, कि वो आपने एक कैनवस जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो रख दिया, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, उस कैनवस को आपने उसके यू आर नॉट लुकिंग एट दैट कैनवस और आप उसमें कुछ बना रहे हैं। ओके, लेकिन कॉन्शियस जब होता है ना, अच्छा मैंने ये हाथ को इस तरफ लेके जाना है, मैंने पाँव को ऐसे बनाना है, मैंने सर के बालों को ऐसे बनाना है, या मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉ करना है तो उसको देख के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस एफर्ट बिल्कुल भी नहीं होती थी। बल्कि यहाँ पर ये है वो आर्टिस्ट कोशिश करता था कि वो कॉन्शियस माइंड को क्या रखे, साइड पे रखे, और वो जो द रिजल्टिंग मार्क्स इट वाज थॉट वुड नॉट बी द रैंडम ऑफ और मीनिंगलेस, बट वुड बी गाइडेड एट एवरी पॉइंट बाय द फंक्शन ऑफ द आर्टिस्ट अनकॉन्शियस माइंड। वो यही समझा जाता था कि ये ना आप समझे कि ये एक रैंडम या मीनिंगलेस सी चीज है, बल्कि आप यही समझे कि ये एक आर्टिस्ट की एक अनकॉन्शियस माइंड की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, एंड नॉट बाय रैशनल थॉट और आर्टिस्टिक ट्रेनिंग। ये कोई रैशनल थॉट या आर्टिस्टिक ट्रेनिंग नहीं है जिसकी वजह से ये क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है। इसी तरह से जो फ्रेंच पेंटर था आंद्रे मेसन, उसकी अभी भी जो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, उसमें अभी भी उसकी एक पेंटिंग जो है वो ये सरियलिस्ट जो पेंटिंग है द किल के नेम से, जो उसने 1944 में बनाई थी, वो अभी तक वहाँ पर क्या है, मौजूद है। और मीन्स के
गो के उसमें कभी कभी उनको थोड़ा बहुत एलेबोरेट भी करना पड़ता था कि बेसिकली वो क्या बना है बाद में। ओके, सो लेकिन वो रिजेम्बलेंस जो भी हो सकती है उसकी, ओके, वो कहते थे कि ये रिजेम्बलेंस उसकी हमारे अनकॉन्शियस माइंड ने इसको इसी तरह से फॉर्म किया है, तो उसका किसी उसके साथ लॉजिकल सीक्वेंस के साथ जो है वो कोई रिलेशन नहीं है। ओके, सो और उसने सरीलिस ने ये भी क्लेम किया कि ये जो एलेबोरेशन हम लेटर ऐड करते हैं वो क्योंकि इमोशनल स्टेट जो राइटर की होती है वो बता रहा होता है बेसिकली, लेकिन उसको 100% उसको उस तरह से एलेबोरेट करना जिस तरह से कॉन्शियसली मेड किसी चीज को एलेबोरेट किया जाता है वो नहीं है। ओके, सो इसी तरह से समटाइम्स जो है वो क्या होता था कि सरेलिस्ट जो है वो जो उन्होंने ड्रीम देखा होता था उस ड्रीम को विदाउट इंटरफेयरिंग कॉन्शियसली जो जो ड्रीम में चीजें हैपन हुई होती थी, जो जो उनको उस ड्रीम में से याद होता था वो उसको जो है वो करते थे, लिखते थे। जैसे कि आपने अगर अभी तो शायद आपके सिलेबस में पता नहीं है या नहीं है, एस टी कॉलरिज की जो पोम है कुबला खान, शायद अब 7th सेमेस्टर में होगी लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए। तो कुबला खान को भी बेसिकली एक सरेलिस्ट पोम ही कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कुबला खान जब लिखी गई तो वो हैवीली डोज था या ड्रग्ड था एस टी कॉलरेज, एंड ही डिडंट नो कि वो क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, मीन के कॉन्शियसली ही डिडंट नो। तो वो बस ही वाज राइटिंग समथिंग, और वो जो पोम उसने प्रोड्यूस की उसमें सरेलिस्ट एलिमेंट्स हैं। सरेलिस्ट एलिमेंट्स इस वजह से कहा जाता है कि उसमें अनकॉन्शियस माइंड के जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा नजर आते हैं और कॉन्शियस माइंड के जो एलिमेंट्स हैं वो कम नजर आते हैं। इसी वजह से उसको सरेलिस्ट राइटिंग भी क्या है कहा जाता है। अब ये जो ऑटोमेटिक राइटिंग है ये बेसिकली इंस्पायर्ड द कैनेडियन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, ओके, जो पेंट करते थे ऑटोमेटिकली और स्पॉन्टेनियसली। इनके अपने माइंड में कोई प्रॉपर इमेज लेके नहीं चलते थे कि ये मैं बनाने लगा, बस शुरू कर दिया और जो बन गया। ठीक है, तो दो जो ऑटोमेटिक पेंटर होते थे वो बिगिन ईच पेंटिंग विदाउट अ सब्जेक्ट इन देयर माइंड, कि आमतौर पे जब भी आप लिख रहे होते हैं कुछ या कोई भी पेंट अप कर रहे होते हैं तो आप अपने माइंड में कोई ना कोई वो उसका आउटलाइन इमेज रख के फिर आप उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो आर्टिस्ट थे ये यूजुअली जो है वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी वो नहीं करते थे। सो विदाउट इवन अ डेफिनेट आइडिया अबाउट द कंपोजिशन, क्या बनने लगा है, क्या बनेगा, ये भी उनके माइंड में नहीं है। रादर the subconscious guides the painter's brush, okay, or unconscious guides the painter's brush, okay. So completion में, okay, when a theme or idea can be discerned, the work can be titled. अब जब वो बन जाता था तो फिर वो कहते अच्छा ये क्या लग रहा है, ओके, फिर वो कॉन्शियसली सोचते थे कि ये क्या लग रहा है। जो लगता था उस पेंटिंग को वो क्या दे देते थे, टाइटल जो है वो दे देते थे। सो ऑटोमेटिक सर जी जी सर एक क्वेश्चन है सर, मतलब 3-4 लोग मतलब मिलके बनाते हैं जितने भी थे, तो हम मतलब 3-4 लोगों के आइडिया को सारे लोगों पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मतलब वो खुद कर रहे हैं, बाकी लोगों को तो उस चीज का नहीं ना पता। जी, वो एक तो ये है कि हर ये जो पहले वाली जो मैंने आपको बताई ना एक्सक्विजिट कॉप्स, ये 3-4 लोग मिल के ज्यादातर करते थे, या कभी कभी एक पोम जो है वो 3-4 लोग मिल के लिख देते थे। लेकिन अब देखें अगर एक बंदे का लिखा हुआ या एक बंदे की जो प्रोडक्शन है वो हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं, तो 4 वाली भी तो अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप? ठीक हो गया एक आर्टिस्ट सर फिर हम ये कह सकते हैं कि इनके जो नॉवल वगैरह हैं वो बगैर स्ट्रक्चर के हैं। वो कॉन्शियस स्ट्रक्चर के बगैर नॉवल तो बेसिकली इस मूवमेंट में बहुत कम थे और राइटिंग बहुत कम थी। अभी मूवीज कुछ सरियलिस्ट हैं जरूर, ठीक है, सरियलिस्ट मूवीज आपको जरूर मिल सर एक नॉवल है वेटिंग फॉर गोडोट। वेटिंग फॉर गोडो, दैट इज अ ड्रामा जी। उसमें क्या है सर? वो ये सरियलिज्म नहीं? नहीं, उसमें सरियलिज्म नॉवल, उसमें एक्जिस्टेंशियलिज्म। सर मूवी कौन कौन सी है कोई? जी मूवी, अब ये जो जितनी आप कहते हो ना, ये जो जैसे कि वो यार वो कौन सी मूवी थी जिसमें वो एक क्या है, एक मेडिसिन वो लेता है और उसके बाद वो अपनी इस अपेरेंट जो वर्ल्ड है उससे वो क्या हो जाता है एक तरह से, बिल्कुल उससे नहीं समझ होती कि अब दुनिया में अपेरेंटली कॉन्शियसली इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो वैसे अब मैं फर्दर नेम भी आपको ढूंढ के बता दूंगा कि कौन कौन सी मूवीज हैं, उनके माइंड में ला के वो बता सर लूसी की बात तो नहीं कर रहे आप? जी नहीं, लूसी की बात दैट इज डिफरेंट। ओके, लूसी में तो वो ये है ना कि उसकी माइंड की जो वो है कैपेबिलिटीज वो इन्हांस हो जाती है। जैसे कि हमारा माइंड अगर 20% या 25% या 15% वर्क कर रहा है तो उसका माइंड 100% वर्क करना शुरू कर देता है। वो डिफरेंट है, वो तो एक साइंटिफिक उसकी वो है।
ठीक है। लेकिन सरियलिस्ट मूवीज हैं, मैं आपको उसके नेम अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा सरियलिस्ट मूवीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अब यहाँ पे अब जब हम ऑटोमेटिक राइटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें पोइट्री में भी ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको पेंटिंग और पोइट्री में क्या किया गया, अप्लाई किया गया, क्योंकि उसमें जो नॉवल है या और जो पीसेस ऑफ आर्ट होते हैं, उनमें एक लेंथी स्ट्रगल चाहिए होती है, और उसको आप उसको, जिनकी एक नॉवल है तो आधा हिस्सा कोई और लिखे, तो फिर कोई और लिखे, फिर कोई और लिखे, तो वो एक, और उसको वो तो फिर अल्टीमेटली नोबडी वुड लाइक टू लुक एट इट, ओके। तो इनके ह्यूमन बीइंग्स में, बाकियों में, तो वो इसी वजह से वो उन्होंने उस बात को फोकस नहीं किया, मीन की जो लेंथी नैरेटिव्स हैं, बल्कि उन्होंने ज़्यादातर फोकस शॉर्ट फॉर्म्स पे किया। और इसमें आपको जो इनकी जो पोम्स उसमें हैं हमारे सिलेबस में, बल्कि ये अभी मैंने आपको कहना था कि मेरे पास वो पोम्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मेरी पोम्स जो हैं आई थिंक सो वो कॉलेज में पड़ी हुई हैं। तो आपने किसी अपने सीनियर से जो 7 या 8 सेमेस्टर का है, उनके पास वो पोम्स अवेलेबल होंगी सरियलिज्म के ऊपर, उनमें 1 या 2 पोम मैं आपको पढ़ा दूंगा। मेरे ख्याल 5-6 पोम्स हैं, छोटी छोटी पोम्स हैं उसमें। तो उसमें आप देखेंगे कि सरियलिज्म बेसिकली किस पे काम करता है, कंट्रडिक्शंस कैसे होती हैं, एक इलॉजिकल सिचुएशन किस तरह से उसमें वो डेवलप की जाती है, उसको देखा किस तरह से जाता है, और इलॉजिकलिटीज को साथ साथ लेके कैसे कैसे चला जाता है, ओके। तो वो उसमें उन पोम्स में आपको नजर आएगा, और फर्दर आपका जो एम्बिग्विटीज हैं अबाउट सरियलिज्म, वो भी आपकी वहाँ पर क्या होंगी, सॉल्व होंगी। सो अब पोइट्री जो है वो भी एक डेफिनेट सब्जेक्ट या टॉपिक माइंड में रखे बगैर लिखी जाती थी। सो ये एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक होती थी, लेकिन जो डिफरेंस क्या होता था कि ऑटोमेटिक राइटिंग जो है वो जो राइटिंग प्रोड्यूस की जाती थी पेपर के ऊपर, ओके, वो ऐसे था कि पेन यूज हो रहा है, बाकी उसके अंदर कोई एफर्ट जो है वो नहीं है, ओके। सो ऑल दिस प्रोसेस कैरीड आउट ऑटोमेटिकली। इसी तरह से जॉन एशबरी जो जो राइटर है, मास्टर्स में भी वो शामिल है हमारे, उसकी जो पोम है द पेंटर, ओके, तो वो भी काफ़ी हद तक इसी टेक्निक के साथ वो लिखी गई है, और उसने उसी टेक्निक को क्या किया, यूज़ किया है। तो हमारे पास 3-4 राइटर्स हैं, उनकी 1-1, 2-2 छोटी छोटी पोम्स हैं जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। तो उनको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें वहाँ पे क्या कहते हैं, लेकिन उसकी ये है कि आप पहले अपने साथ उन पोम्स को क्या करें, कहीं से ढूंढ के ले आएँ, आपको कोई करीब है तो उससे आप ले लें, ताकि हम फर्दर उसको एक एक आध दिन में या 2 दिन में हम उसको देख लेंगे। तो सरियलिज्म हमारा जो है, तो मेन आपने सरियलिज्म में यही चीज़ें माइंड में रखनी है। सरियलिज्म मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई, बेसिक इसके टेनेट्स क्या हैं, वो ड्रीम्स या अनकॉन्शियस माइंड की तरफ जो है वो देखते हैं, और फिर इनकी राइटिंग की जो टेक्निक है वो किस तरह की हैं। और फिर हम जब सरियलिस्ट फॉर्म्स को देखेंगे, हम देखेंगे सरियलिस्ट फॉर्म के लिखने का जो मेथड है बेसिकली वो कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।